नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। तुमने ऐसा कुछ करने का सोचा भी तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अहबाद ने उसका मुंह नोचना चाहा था, लेकिन वो इससे पहले ही उसके हाथ काबू कर गया था। नहीं डियर मिसेज, जब सबर का पैमाना लबरेज हो गया तो मुझे अपना हक हासिल करने से कोई नहीं रोक सकेगा, आप भी नहीं। और तब मेरे लिए इस कॉन्ट्रैक्ट की भी कोई हैसियत नहीं रहेगी। इसलिए बेहतर है कि मेरे सामने फजूल कोई से परहेज ही किया करें और जो मैं कहूँ मान लिया करें, वरना नताइज बहुत बुरे होंगे। इसे वार्निंग देते वो रुका नहीं था। वहाँ एक झटके से उठा और बाहर निकल गया, जबकि अहबाद बेड पे पड़ी रोते हुए इस लम्हे को कोस रही थी जब उसने इस शख्स से निकाह किया था। ये तो दिन ब दिन अपने और ही कुछ रंग दिखा रहा है। रात को चौधरी हशमत हवेली आए तो सबसे पहले उनकी नज़र सेहन में पड़ी कुर्सियों पे पड़ी थी। वो शाम को जब भी घर आते अहबाद इन्हें यहीं पे बैठी हुई मिलती थी। कभी कोई किताब पढ़ रही होती तो कभी म्यूजिक सुनती, लेकिन कितने दिनों से जब भी वो घर आते तो इन्हें ये जगह खाली मिलती थी। इस जगह को खाली देखकर न जाने क्यों उनका दिल खाली हो जाता। वो आगे बढ़ते खामोशी से जाकर एक कुर्सी पर बैठ गए थे। अहबाद, तुमने अपने बाबा साईं का मान तोड़कर अच्छा नहीं किया। उन्होंने टेबल पर नजरें जमाए सोचा था। चौधराइन गजल को कुछ किचन में छोड़ के खुद बाहर सहन में लगी तार से धुले कपड़े उतारने आई तो सहन में बैठे चौधरी हशमत को देखते चौंकी थी, फिर गहरा सांस भरती उनकी तरफ बढ़ी थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि चौधरी हशमत वहाँ बैठे किसके बारे में सोच रहे होंगे। अगर वो इतना ही याद आती है तो मिल क्यों नहीं आते उससे। चौधराइन की आवाज़ पे चौधरी हशमत चौंके अपने ख्यालों से बाहर निकले थे। मैं क्यों इस नाफरमान औलाद को याद करूंगा। बाहर से थका हुआ आया था, अंदर आने की हिम्मत नहीं हो रही थी तो यहीं बैठ गया था। चौधरी हशमत ने तेजी से उनकी बात की नफी की थी। चौधरी साहब, इन बहानों से किसी और को बहलाइएगा। शरीक हयात हूँ मैं आपकी, 25-26 साल हो गए हैं आपके साथ रहते। इतना तो जान गई हूँ आपको कि आपका चेहरा देख के ही अंदाजा लगा लूँ कि आप किस बारे में सोच रहे हैं। चौधराइन ने जताती नजरों से उन्हें देखा था। नेक वक्त दोनों ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, दोनों ने ही मान तोड़ दिया मेरा। आखिरकार इनके आगे हार मानते चौधरी हशमत ने थके थके लहजे में कहा था। हाँ, नहीं किया अच्छा दोनों ने, लेकिन आपने सोचा कि आपने भी तो अच्छा नहीं किया ना। चौधराइन ने उनकी बात की तायीद करते हुए अपनी बात भी उनकी कोशगुजार कर दी थी, जिसे सुनकर चौधरी हशमत ने उन्हें देखा था। ठीक कह रही हूँ मैं, हम दोनों बेटों को तो रियायत दे देते हैं, लेकिन यूं कह लें एक खुली छूट दे देते हैं। मसाल आपके सामने ही है सुलेमान की। वो भी तो अपनी पसंद की शादी करके आया है, हालात चाहे जैसे भी थे, लेकिन तो उसने भी तो अपनी मर्जी से ही की है ना। लेकिन बेटियों में हम ऐसी कोई रियायत नहीं देते। हम जिंदगी भर उनके लाड उठाते हैं, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, लेकिन जहाँ वो अपनी पसंद की शादी का कह दें, या तो उन्हें गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है या उनके कदमों में अपनी पगड़ियाँ रख दी जाती हैं। और इस पगड़ी की लाज रखने के लिए हर बेटी अपने ख्वाब अपनी ख्वाहिशों के लिए हमेशा जला देती है और ख़ानदानों को जोड़ने का जरिया बन जाती है। बोलते बोलते न जाने क्यों उनकी आवाज़ भरा गई थी। हम हमेशा बेटियों को ख़ानदान को जोड़ रखने का जरिया समझते हैं। इनके क्या ख्वाब हैं, वो क्या चाहती हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं। आज जो लड़कियां भटक जाती हैं, गुमराह हो जाती हैं, उनमें कसूर उनका तो है तो कुछ हमारा भी होता है। जब उन्हें घर से मोहब्बत और तवज्जो वो नहीं मिलेगी जो वो चाहती हैं, तो अगर यही वजह कहीं और से मिलेगी तो वो ज़रूर उस तरफ खींचेगी। लेकिन हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बेटों से भी ज्यादा और तवज्जो मोहब्बत दी उसे, उसकी हर जिद ख्वाहिश पूरी की। फिर भी उसने ऐसा क्यों किया। उनकी बात को पकड़ते चौधरी हशमत ने कहा था, क्योंकि उसे लगता था कि हमने उसे खुली फिजा में आज़ादी की सांस लेने की इजाज़त नहीं दी, हमेशा उसे कैद करके रखा है। और यहाँ वो थोड़ी गलत भी, हमने उसे कैद नहीं किया था। हम तो बस उसे अपनी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे थे ताकि वो ज़माने के हर सर्दो गर्म से महफूज रह सके। लेकिन वो तो बागी हो गई। उसे वकास इसलिए शादी नहीं करनी थी ताकि वो उसके चार दीवारी की कैद से निकल कर अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन शायद वो जानती नहीं, दुनिया वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी माँ बाप के पर्दों के नीचे नजर आती है। चौधराइन ने उन्हें वजाहत दी थी जिसे उन्होंने खामोशी से सुना था, लेकिन बोले कुछ नहीं थे। अगर आप उसकी बात मान लेते तो शायद वो ऐसा कदम ना उठाती, लेकिन अब भी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा। वो क्या मुहावरा है, हजे भी डुल्ले बेरादा कुछ नहीं गया। इसी तरह अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हमने सबके सामने उसे इज्जत से रुखसत किया था। हम बेटों की बड़ी से बड़ी गलती को माफ़ कर देते हैं, तो बेटियों की क्यों नहीं। चौधराइन ने अपनी बात के इख्तिताम पे उम्मीद भरी नज़रों से उन्हें देखा था। मैं अभी खुद से इतना हौसला नहीं पाता कि उन्हें माफ़ कर सकूं। जब हौसला आया तो कर दूंगा माफ़, दो टोक लहजे में कहते चौधरी हशमत वहाँ से उठ गए थे, जबकि चौधराइन उदासी से वहीं बैठी रही थी। आज उन्हें अहवाद के साथ साथ ज़ैम की भी बहुत याद आ रही थी। इस वाक़े के बाद ज़ैम का हवेली आना भी बंद हो गया था। वो चौधराइन के लिए बिल्कुल बेटो जैसा था और अब कितने दिनों से वो उसकी शक्ल देखने को भी तरस गई थी। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की थी चौधरी हशमत को मना सके, लेकिन वो अपनी हर कोशिश में नाकाम हो रही थी। इस दिन की तल्ख कलामी के बाद दोनों की बातचीत तकरीबन बंद थी। पहले भी कोई इतनी खास बात नहीं करते थे, बस ज़रूरत के तहत एक दूसरे को मुखातिब कर लेते थे। अब तो इससे भी गए थे। इन दोनों के दरमियान इस सर्द महरी को अम्मा ने तो इन्हें नहीं बल्कि अलबत्ता अनुषा ने नोट ज़रूर किया था।
کہ وہ دونوں ضرورت کے تحت بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے۔ کچھ زین کے اپنے دل کے حالات بدل رہے تھے اور وہ کچھ ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ حواد کی زندگی میں کہیں بھی نہیں ہے اور نہ ہوگا، تو خوش فہمیاں پالنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بات اس کا دل کم بخت نہیں سمجھ رہا تھا۔ وہ بار بار اس نک چڑی کی طرف ہمک رہا تھا اور سمجھانے کے باوجود بھی نہیں سمجھ رہا تھا۔ بے شک دونوں کا نکاح کانٹریکٹ پہ ہی ہوا تھا، لیکن تھا تو وہ نکاح ہی، ایک پاکیزہ رشتہ، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک پاکیزہ رشتے کی برکت ان دونوں پہ اثر انداز نہ ہوتی؟ اور اپنے دل کی اس حالت سے نظریں چراتے وہ خود ہی اسے دور رہتا تھا۔ اماں، آپ کو نہیں لگتا بھائی اور بھابھی کوئی نہ کوئی ان میں انبن چل رہی ہے؟ اماں جو دوپہر کے کھانے کے لیے سبزی بنا رہی تھی، انہوں نے چونک کر انوشا کو دیکھا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس گھر فارغ رہتے رہتے تیرے دماغ میں کوئی اور خناس نہیں بھرا تو تم نے یہاں اپنے اندازے لگانے شروع کر دیے۔ اماں اسے گھور کے واپس سبزی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ بھائی اماں، آپ مانے یا نہ مانے، بھائی بھابھی میں کوئی نہ کوئی ناراضگی ضرور چل رہی ہے۔ جو اس سے کہتے کہتے انوشا کی آواز تھوڑی اونچی ہو گئی تھی۔ اپنی آواز آہستہ کرو، اگر تمہاری بھابھی نے سن لیا تو کیا سوچے گی؟ زین کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتے اماں نے اسے ڈپٹا تھا۔ آج ہفتہ ہونے کو وجہ سے چھٹی تو حواد گھر پر ہی تھی۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ انوشا کچھ کہتی، زین کی آواز گونجی تھی، جو تھوڑی دیر پہلے ہی وہاں آیا تھا، لیکن انوشا کی بات سن کے اپنی جگہ تھما تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اس نے اس قدر گہرائی سے ان دونوں کے رشتے کا نوٹس لیا ہوگا۔ بہرحال ان کے درمیان جو بھی اختلافات اور معاہدات تھے وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی اور کے سامنے آئے، اس لیے اس سے پہلے کہ بحث مزید لمبی ہوتی وہ خود ہی بول پڑا تھا۔ وعلیکم السلام، آج تم جلدی آ گئے؟ سلام کا جواب دیتے اماں نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ ہاں، بس طبیعت تھوڑی بوجھل تھی تو چودھری صاحب سے پوچھ کے گھر آ گیا، اپنی کنپٹی کو مسلتے اس نے جواب دیا تو اماں اور انوشا دونوں کے چہروں پہ پریشانی چھلکی تھی۔ کیا ہوا، طبیعت زیادہ تو خراب نہیں؟ اماں سبزی پرے کرتی اٹھی تھی۔ ارے میری پیاری اماں، بس سر میں درد ہے، تھوڑا سوؤں گا تو بہتر ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ زین نے ان کا ہاتھ پکڑ کر چومتے انہیں تسلی دی تھی۔ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے میں آیا تو حواد صوفے پر بیٹھی موبائل پہ اسکرولنگ کر رہی تھی۔ زین جا کر بیڈ پہ بیٹھا اور شوز اتار کے رکھ کر اس نے ایک نظر حواد کو دیکھا تھا، جو اسے مکمل نظر انداز کرتے موبائل پہ جھکی ہوئی تھی۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے، زین نے گہری سانس بھرتے اسے مخاطب کیا تھا۔ اس کا ارادہ اسے بات کلیئر کرنے کا تھا۔ ابھی پتہ نہیں کتنی مدت تک اسے یہاں رہنا تھا، تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ انوشا کے بعد اب اماں کا دھیان بھی ادھر ہو۔ بولو، نظریں ہنوز موبائل پہ ٹکائے اس نے ایک لفظ کہا، شان بے نیازی کے اس مظاہرے پہ عظیم زین اسے بس دیکھ کر ہی رہ گیا تھا، اور کیا کر سکتا تھا؟ دیکھیں، ہمارے درمیان جو بھی طے ہے وہ ہم دونوں کے درمیان ہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کے درمیان ہی رہے۔ میں آپ کو اتنی فیور دے رہا ہوں تو اب آپ بھی مجھے تھوڑی فیور دیں، میرے گھر والوں کے سامنے میرے ساتھ ایک نارمل کپل کی طرح رہا کریں۔ جب تک آپ جاتی ہیں تب تک ہم دونوں کے لیے آسانی رہے گی، ورنہ اماں اور انوشا کو شک ہو جائے گا ہمارے درمیان کوئی گڑبڑ ہے، بلکہ ہو چکا ہے شک، زین نے کہا تو حواد نے موبائل کی اسکرین سے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ میں نے ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا تمہاری ماں اور بہن کے شک کو دور کرنے کا، انہیں جو سوچنا ہے سوچتی رہیں، میری بلا سے۔ حواد کا لہجہ بدتمیزی سے بھرپور تھا۔ ابھی تک وہ پچھلی لڑائی نہیں بھولی تھی، مگر اس کی وارننگ بھول گئی تھی۔ مسز حواد زین، اپنا لہجہ درست کریں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ غصے پہ قابو پاتے زین نے جان بوجھ کے اس کے نام کے ساتھ اپنے نام کا حوالہ دیا تھا، اور حسب توقع وہ سن کے آگ بگولا ہو گئی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو، ہمت کیسے ہوئی تمہاری میرے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑنے کی؟ غصے سے نتھے پھلاتے اس نے پوچھا تھا۔ یہ ہمت آپ کی ہی بخشی ہوئی ہے، اور میرے نام کے ساتھ تو آپ کا نام جڑ چکا ہے۔ نہیں یقین تو گاؤں میں سے کسی سے بھی پوچھ لیں، اب آپ ان کے لیے چودھری حشمت کی بیٹی نہیں بلکہ زین کی ووٹی ہیں۔ اسے تپا کے زین نے بڑے مزے سے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ موبائل صوفے پہ پھینکتے اس نے غصہ ضبط کرنے کے لیے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی تھی۔ اب آپ شٹ اپ کہہ کے حقیقت سے انکاری تو نہیں ہو سکتی، مسکرا کے کہتے زین نے اسے اور تپایا تھا۔ اس بات سے انجان کہ یہ لڑائی بہت سنجیدہ نوعیت پہ چلی جائے گی۔ تم ایک بزدل اور جھوٹے مرد ہو، بلکہ مجھے تو تمہاری مردانگی پہ ہی شک ہے، جو اپنی بات سے مکر جائے وہ مرد کیسا؟ حواد نے غصے میں جو منہ میں آیا بول دیا تھا۔ مس حواد چودھری، اپنی حد میں رہیں، آپ میں کوئی اتنی بات نہیں۔ مکرا میں ابھی بھی اپنی بات پہ قائم ہوں، لیکن تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ اگر میں آپ کو یہاں رکھ رہا ہوں آپ کا کام پورا ہونے تک، تب تک آپ کو بھی میرے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہوگا، اور میری ماں اور بہن کے سامنے ہمیں ایک نارمل کپل کی طرح رہنا ہے۔ زیم اپنے غصے کو بمشکل قابو کرتے ہوئے بولا تھا، ورنہ حواد نے جیسے اس کی مردانگی کو لڑکارا تھا وہ اسے اچھی طرح جواب دیتا، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، اور اگر تم نے میرے ساتھ نکاح کر کے میری مدد کی ہے تو میں نے بھی تمہاری بہن کے علاج کے لیے پیسے دیے ہیں۔ ہو گیا حساب برابر، لیکن اپنی حرکتوں سے تم ثابت کر رہے ہو کہ تم ایک نہایت ہی بزدل مرد ہو، جس کی ہر بات اپنی ماں اور بہن پہ خوف پر آ کر ٹوٹتی ہے۔ تم مان لو کہ تم ایک بزدل مرد ہو جو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ حواد انجام کی پرواہ کیے بغیر بس بولے جا رہی تھی۔ نہیں محترمہ حواد صاحبہ، حساب برابر کہاں ہوا ہے؟ آپ نے پیسے دیے، میں نے نکاح کیا، لیکن آپ کے گھر میں رہے، لیکن آپ میرے گھر میں رہ رہی ہیں، اس کے بدلے آپ نے کچھ نہیں دیا، تو حساب کیسے برابر ہوا؟ اور آپ مجھے ہمیشہ بزدل کہتی رہی ہیں، لیکن اگر کوئی کسی شرافت کو بزدلی سمجھے تو کم از کم اسے ایک دفعہ تو ضرور بزدلی اور شرافت کے درمیان کا فرق سمجھا دینا چاہیے۔
गुस्से की शिद्दत से पागल होते ज़ईम ने उसे बेड पे धक्का दिया और खुद उस पे झुका था। अहवाद ने फटी फटी आंखों से ज़ईम की इस हरकत को देखा था। इस लम्हे उसका दिल डूब के उभरा था और किसी अनहोनी का पता दिया था। इस लम्हे उसे अपने बिना सोचे समझे ने बोलने की आदत पे अफसोस हुआ था। जल्द ही एक झटके से संभलते अहवाद ने खुद को छुड़वाने की जद्दोजहद शुरू कर दी थी। ज़ईम उस पे तसल्लुत जमाने की वजह जबकि अहवाद खुद को छुड़वाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। फितरी तौर पे ज़ईम ही उस पे हावी था। ज़ईम ज़ईम मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है, ये लो पी लो, सर दर्द से थोड़ा आराम मिलेगा। जब ज़ईम उसे बिल्कुल बेबस कर चुका, उसी वक्त ऐन दरवाजे पे दस्तक के साथ अम्मा की आवाज़ भी गूंजी थी, जिसने ज़ईम को वहशतों के सहरा से वापस खींचा था। ज़ईम ने एक नज़र दरवाजे पे डाल के दूसरी नज़र बेबस पड़ी सूखे पत्ते की तरह कांपती अहवाद पे डाली थी और दूसरे लम्हे उसे तनफ्फर से परे धकेलते एक झटके से उठा था। किसी की खुश फहमी में मत रहिएगा कि छोड़ दिया आपको, रात को सारा हिसाब बेबाक होगा। ज़ईम जाते जाते भी उसे धमकी देना नहीं भूला था। जूते पहन के कमरे का दरवाज़ा खोल के बाहर निकला और ज़ोरदार आवाज़ में दरवाज़ा बंद करते बगैर अम्मा की सुने घर से ही निकल गया था। जबकि अम्मा हैरान परेशान सी कभी उसके कमरे की देखती तो कभी उसके रास्ते को जिससे वो गुजर के गया था, देखने समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हुआ है, और अंदर कमरे में मौजूद अहवाद मुसलसल कांपते हुए उसकी धमकी याद करते रोई जा रही थी। जिस दिन से ज़ईम और अहवाद वकास को मिले थे, तब से वकास को आग लगी हुई थी। जब जब उसके ख्याल में ज़ईम का अहवाद के कंधे पे बाजू फैलाना आता, तब तब उसे मजीद आग लगती थी। अब उसका इरादा अहवाद के साथ साथ ज़ईम को भी सबक सिखाने का था। वो काफ़ी दिनों से किसी मौका की तलाश में था कि वो ज़ईम को चौधरी हशमत की नज़रों में गिरा सके, लेकिन ऐसा कोई मौका उसके हाथ नहीं आ रहा था। उसने चौधरी हशमत के आदमियों में से एक को पैसे देकर खरीद लिया था, जो उसे इनकी पल पल की खबर देता था। ज़ईम की हवेली आमदोरफ्त पे तो वैसी पाबंदी लगी हुई थी। वकास के पास वाहिद डेरे पे मौजूद रिकॉर्ड ही था, जिसे गायब करके वो ज़ईम को चौधरी हशमत की नज़रों में मशकूक कर सकता था। और वो ये भी जानता था, जिस लॉकर में रिकॉर्ड मौजूद था, सिर्फ चौधरी हशमत और ज़ईम के फिंगरप्रिंट से ही वो खुल सकता था। वो काफ़ी दिन से जिस मौके की तलाश में था, उसे वो मिल ही गया था। अभी थोड़ी देर पहले ही इस आदमी ने उसे फ़ोन करके बताया था कि ज़ईम डेरे से चला गया है, चौधरी हशमत अकेले ही हैं। उसका प्लान था कि चौधरी हशमत को पानी में बेहोशी की दवाई दी जाए, जिसकी मिकदार थोड़ी ही रखी जाए, ताकि बेहोशी होते ही थोड़ा टाइम लगे और किसी को शक ना हो। ज़ईम की मौजूदगी उनके लिए खतरे का बायस बन सकती थी, इसलिए उसकी गैर मौजूदगी में ये काम सारा अंजाम देना चाहते थे। उस आदमी की कॉल आते ही वकास घर से निकल गया था और साथ ही उसे सारा प्लान भी समझा दिया था, उसे क्या करना है। और उस आदमी ने उसके कहने के मुताबिक बेहोशी की दवा पानी में डाल के उन्हें दे दी थी, जिसे पीने के बाद उनका सर आहिस्ता आहिस्ता भारी हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम ताया साईं। वो अभी अपनी कनपटियां सहला रहे थे कि वकास ने वहां आते ही उन्हें सलाम किया था। इसके पीछे वो आदमी भी आया था, लेकिन वो दरवाजे के पास ही खड़ा था और वकास के इशारे पे उसने अंदर आना था। चौधरी हशमत इसी कमरे में मौजूद थे जिसमें लॉकर था। वालेकुम अस्सलाम वकास, तुम आज यहाँ कैसे? उन्होंने बमुश्किल अपने हवास पे काबू पाते उससे पूछा था। बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे भी मिलता चलूं, लेकिन लगता है आपकी तबीयत खराब है। इन्हें बार बार कनपटी मसलते देखकर वकास ने कहा था। पता नहीं, बस अचानक ही सर भारी हो। इतना कह के वो एक तरफ लुढ़क गए थे। इन्हें बेहोश होते देखकर एक शैतानी मुस्कुराहट वकास के चेहरे पे चमकी थी। उसने बाहर से उस आदमी को आवाज देकर अंदर बुलाया था। फिर दोनों चौधरी हशमत को उठाकर लॉकर तक लेकर गए थे और उनकी फिंगर की मदद से लॉकर खोला और फिर हशमत चौधरी को वापस चारपाई पे डाला था। वकास ने जो ही नजर लॉकर को खोल के देखा तो सामने उसे पैसों की कुछ गट्टियां नजर आई थी, जिन्हें देखकर उसकी आंखों की चमक वाजे थी और उसने गर्दन मोड़ के साथ खड़े आदमी को देखा था। इन पैसों का ताया साईं को तो नहीं पता ना? वकास ने उससे पूछा था। नहीं, ये एक कर्जादार कल वापस करके गया है। इस वक्त चौधरी साहब डेरे पर नहीं थे और आज भी पहले वो लेट आए थे, फिर ज़ईम चला गया। मैं सुबह से ही इन दोनों पे नजर रखे हुए हूँ। ज़ईम को शायद याद नहीं रहा चौधरी साहब को बताने का। इस आदमी ने तफसीली जवाब दिया था। तुम तो गए ज़ईम। इन पैसों को हाथ में लेता वो बुड़बुड़ाया था और लॉकर बंद कर दिया था। पहले उसका इरादा रिकॉर्ड गायब करने का था, लेकिन इन रिकॉर्ड को तो चौधरी हशमत जो कि पहले से ही पता था, लेकिन इन पैसों का नहीं पता था, इसलिए उसने वही गायब करने की ठान ली थी। पैसे कमीज की दोनों साइड की जेबों में डालते सब कुछ क्लियर करने के बाद अचानक ही वकास ने चिल्लाना शुरू कर दिया था कि चौधरी हशमत को क्या हो गया है। इन्हें उठा के अपनी गाड़ी में डाला और बड़ी हवेली की तरफ चल पड़ा था। हवेली के सामने रुकते पहले उसने जेब से पैसे निकाले, गाड़ी में रखे थे और फिर चौधरी हशमत को लिए अंदर की तरफ बढ़ा था। हवेली में चतराइन और गजल इन्हें ऐसे बेहोश देखते परेशान हो गई थी। इन्हें लटाने के बाद वकास ने पानी मंगवा के उनके छींटे मुंह पर मारे थे। थोड़ी देर की कोशिश के बाद ही वो होश में आ गए थे। क्या हुआ? बेहोश कैसे हो गए आप? उनके होश में आते चौधराइन ने फिक्रमंदी से पूछा था। पता नहीं एकदम से क्या हो गया था, अभी भी सर भारी भारी लग रहा है। उठ के बैठते चौधरी हशमत ने जवाब दिया था। सारा दिन डेरे में सर जो खपाते रहते हैं। कितनी दफा कहा है ज़ईम ने वहां सब कुछ संभाल रखा है, मगर सुनते कहाँ हैं आप किसी की? चौधराइन ने खफगी से कहा था। अरे ताई जी, किसी पे इतना भरोसा भी नहीं करना चाहिए। पहले भी वो एक दफा आप लोगों के जज्बात के साथ खेल चुका है ना? ये ना हो एक दफा फिर कोई गेम खेल जाए। वकास की जूम आईनी अंदाज पे
चौधरी हशमत और चौधराइन ने नजरें चुराई थी। अच्छा ताया सही, आप अपना ख्याल रखें, मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। इन्हें खामोश देखकर वकास ने कहा और उनकी इजाजत मिलते हुए वो हवेली से निकल गया था। गाड़ी स्टार्ट करते उसने एक नजर साथ वाली सीट पे पड़े पैसों को देखा था और मुस्कुरा के गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा दी थी। आज कल उसका कारनामा करने के बाद उसका मंसूबा कल एक और धमाका करने का था। ज़ईम के जाने के बाद अहवाद पूरा दिन खौफ के हिसार में ही रही थी। इस वक्त का निकला ज़ईम शाम को घर वापस आया था और उसके कमरे में आते ही अहवाद उससे कन्नी कतराते हुए रूम से बाहर निकल गई थी और सीधा छत पे जाकर ब्रेक लगाई थी। खाना तैयार होने के बाद अनुषा उसे बुलाने आई थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया था क्योंकि ज़ईम जाते हुए जो धमकी देकर गया था वो उसे सुनकर उसकी भूख प्यास सब कुछ उड़े हुए थे। उसे वहां खड़े हुए काफी वक्त हो गया था। अब तो हर तरफ गहरा अंधेरा छा गया था और इसी अंधेरे में दूर खलाओं में घूरती वो ये सोच रही थी कि कब यहाँ खड़ी है, लेकिन कमरे में जाने का भी रिस्क नहीं ले सकती थी। अभी वो यही सब सोच रही थी कि सीढ़ियों पे कदमों की चाप सुनाई थी। अहवाद की दिल की धड़कनें फुल स्पीड पे दौड़ी थी, जिन्हें नजरअंदाज करते खुद को मजबूत जाहिर करते उसने सीढ़ियों पे नजरें जमाई थी। जहां कुछ ही सेकंड बाद ज़ईम का चेहरा नमूदार हुआ था, उसे देखकर खौफ की एक लहर उसके अंदर सरायत की थी। वो यकीनन उसे कमरे में ले जाने आया होगा और उसके बाद जो होता वो सोच भी नहीं सकती थी। उसके हाथ कब कपाने लगे थे, जिसे छुपाने के लिए उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाई थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? खाना भी नहीं खाया? उसके करीब आते ज़ईम ने पूछा था। बस वैसे ही, ये मुख्तसर सा जवाब देते भी उसका लहजा लड़खड़ा गया था और उसने ज़ईम की तरफ देखने से भी गुरेज किया था। उसके इस गुरेज और नॉर्मल जवाब देने पे बगौर उसे देखा था, जहां बाहर से आती हल्की हल्की रोशनी में उसे अहवाद के चेहरे पे डर साफ दिखाई दे रहा था और डर के पीछे की वजह को सोचते हुए वह हल्का सा मुस्कुराया था। अच्छा, तो फिर कब तक यहीं खड़े होने का इरादा है? कमरे में नहीं जाना क्या आज? ज़ईम ने तबस्सुम लहजे में पूछा था। नहीं, उसकी तरफ देखे बगैर अहवाद ने यक लफ्ज़ी जवाब दिया था। बेफिक्र होकर कमरे में जाएं, मैं खाइन नहीं हूँ। आप मेरे लिए बस एक अमानत है जिसमें खयानत करने का मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन शायद आपने मेरी चुप को मेरी कमजोरी समझ लिया था, इसलिए आपको एक दफ़ा एहसास दिलाना ज़रूरी था कि बिना सोचे समझे बोलने का अंजाम कभी कभार बहुत बुरा होता है। उस पर नजरें जमाए ज़ईम ने कहा तो अहवाद ने नजरें घुमा के उसे देखा था, लेकिन उसे खुद को देखते पाकर नजरों का रुख वापस पहले जाविये पे मोड़ लिया था। मेरी एक बात को पल्ले से बांध ले, मर्द को कभी उसकी मर्दानगी का ताना नहीं देना चाहिए। ये उसे अपनी अना इज्जत नफ्स पर गहरा वार महसूस होता है और फिर वो गुस्से में सोचने समझने की सलाहियत तक को खो देता है और इसके बाद जो होता है वो बहुत बुरा होता है। ज़ईम ने संजीदगी से उसे समझाना चाहा था, तो क्या सिर्फ मर्द की मर्दानगी होती है, औरत की निस्वानियत क्या? एक मर्द की मर्दानगी पे सवाल उठा तो वो गुस्से में भिपर गया। लेकिन जो हर रोज कोई ना कोई मर्द किसी ना किसी औरत को निस्वानियत को कुचलता है, कभी उस पे हाथ उठा के, कभी उससे एक सामने जलील करके, तो कभी उसकी इज्जत तार तार करके, उसका क्या? अगर मर्द की मर्दानगी पे सवाल उठे तो उसे ये अपनी तौहीन समझता है और उसका भरपूर बदला भी ले लेता है। लेकिन जो औरत की निस्वानियत तार तार की जाती है तो वो क्या करे? वो कैसे बदला ले? भाई वो तो कमजोर होती है, तुम जैसे मर्दों का मुकाबला नहीं कर सकती ना, इसीलिए ये कहा जाता है कि वो जब रहे। वाह भाई वाह, क्यों वो चुप रहे? अहवाद की बातों पे ज़ईम कुछ पल खामोश रहा था। ऐसे मर्दों को तो मैं मर्द ही नहीं समझता, फिर मर्दानगी कैसी? लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो कब मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया? कब आपको सबके सामने जलील किया? किसकी इज्जत को तार तार किया? कब माँ और बहन के साथ बुरा सलूक किया? जो आपने मुझे बुजदली और मर्दानगी का ताना दिया। ज़ईम की सवालिया नजरें अहवाद पे जमी थी, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगर माँ और बहन की फिक्र ना करना बुजदली है तो हाँ, मैं बुजदिल हूँ। अगर किसी ऐसे शख्स को दुख देने से डरना जो आपको अपने बच्चों की तरह चाहता हो बुजदली है, तो हाँ, मैं बुजदिल हूँ। ज़ईम बोलते बोलते कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया था। खैर, बात कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है। अल मुख्तसर ये कि अंदाज आइंदा बोलने से पहले 100 दफा सोचिएगा, क्योंकि हर दफा आप बच जाएं ये जरूरी नहीं है। अब आप कमरे में जाएं, गहरी सांस भरे ज़ईम ने कहा तो अहवाद ने छट से नफी में सर हिलाया था। मैं आपको पहले भी कहा है कि मैं खाइन नहीं, लेकिन अगर आपको फिर भी एतबार नहीं है तो जाएं, आप आराम से सोएं। मैं कमरे में नहीं आऊंगा आज। ज़ईम की बात पे उसने झटके से सर घुमा के उसे देखा था। और तुम कहाँ सोगे? उसके मुंह से बेख्तियार निकला था। उसने अपनी बेख्तियारी पे जुबान दांतों तले दबाई थी, जबकि ज़ईम के चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी। शुक्रिया इस बंदा नाचीज की फिक्र करने के लिए, लेकिन आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं भी सो जाऊंगा, आपको मजीद बेतबार तो नहीं कर सकता ना? ज़ईम ने मुस्कुराते लहजे में कहा था। अहवाद उसकी बात सुनकर रुकी नहीं थी, बल्कि खामोशी से सर झुकाए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी। सीढ़ियां उतरते हुए पहले उसने मुड़कर एक नजर ज़ईम को देखा था, जो उसी तरफ देख रहा था। अहवाद वापस गर्दन घुमाते तेजी से सीढ़ियां उतर गई थी। उसकी तेजी पे ज़ईम मुस्कुराया था। चलो भाई ज़ईम मियाँ, तुम आज रात यहीं तारे गिनते रहो और ख्याल नामुमकिन यार की याद में गुजार दो। छत पे बिछी चारपाई की तरफ कदम बढ़ाते ज़ईम बड़बड़ाया था। चारपाई पे लेटते उसने अपनी निगाहें आसमान पे चमकते सितारों पे
टिका दी थी जो आसमान की खाली चादर पर टिमटिमाते बहुत दिलकश लग रहे थे। और इन सितारों के बीच चांद भी अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। इन्हें देखते ही उसकी जहनी रो भटकती हुई अहवाद की तरफ मुड़ गई थी। अहवाद उसे चमकते चांद की तरह लगी थी जो उसे नजर तो आ रहा था मगर उसकी दस्तरस से बहुत दूर था। इस तरह अहवाद भी उसके पास आस पास तो थी लेकिन उसकी दस्तरस से बहुत दूर थी। वो इस पे तमाम हक रखते हुए बोल भी कोई हक नहीं रखता था। इसने जब होश संभाला तो अपने इर्द गिर्द अपनी माँ और बहन को ही औरतों के रूप में पाया था। रिश्तेदारों के आना जाना तो पहले ही बहुत कम था और फिर उसके वालिद का इंतकाल के बाद बिल्कुल ही बंद हो गया था। इसलिए इसका औरतों से ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ा था। वालिद के इंतकाल के बाद उसने चौधरी हशमत के पास काम करना शुरू कर दिया था और वहाँ चौधराइन ने हमेशा उसे अपने बेटों की तरह चाहा था और हवाद उसे पहले दिन से ही नापसंद की निगाह से देखती और ज़ईम को भी उसकी घमंडीपन की वजह से उससे कोई चिढ़ थी। इसी चिढ़ में वो कई कई घंटे उसके बारे में उल्टा सीधा सोचता रहता था और फिर यही चिढ़ पसंदीदगी में कब बदल गई उसे पता ही नहीं चला था। लेकिन वो अपनी और इसकी हैसियत में फ़र्क को अच्छी तरह जानता था। इसलिए उसने अपने तमाम जज्बात को दिल के कोने में बंद कर दिया था जहाँ कभी उसने भूले से भी झांकने की कोशिश नहीं की थी। फिर जब निकाह हुआ था वो काफ़ी उसका दिल खुशफहम सा हुआ था लेकिन कॉन्ट्रैक्ट याद करने की उसकी सारी खुशफहमी उड़न छू हो गई थी। अब साथ रहते हुए वो तमाम जज्बात को एक कोने में बंद किए हुए था। वो बाहर आने को उतावले हो रहे थे और ज़ईम उन्हें बाहर आने से रोक रहा था, उन्हें आने नहीं देना चाहता था और अभी भी सितारों के दरमियान आ रहा था। ये चांद भी इसकी दस्तरस से दूर था और वो इसकी होते हुए भी उसकी नहीं थी। आंख लग गई थी उसकी। सब यही समझते न जाते रात के किस पहर उसकी आंख लगी। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।